गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेट्स, और ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन बात करें आईआईटी जेईई मेंस की, भाई आईआईटी जेईई मेंस के अंदर अभी इसी साल है ना, मतलब 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर पूछा था एक क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो तो अपन बाद में बात कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड था। अब एक्चुअली आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस एक्चुअली क्या दोनों का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है ना। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं एडिशनल और इसमें थोड़ी कम चीज़ें आती हैं। इस आईआईटी मेंस के पेपर में जो एडिशनल चीज़ें आती हैं उन चैप्टर्स का नाम है, आप चाहें लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। अपन थोड़ी देर में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आईआईटी मेंस के अंदर एडिशनल टॉपिक्स हैं, लिखो भाई। एक तो खुद ये सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो एनसीईआरटी की क्लास 11th-12th की बुक्स में दे रखा है और आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस लिख लिया है ना। एक सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस है। एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी 11th-12th की एनसीईआरटी में है और आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है। एक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है उसका एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन देखा जा रहा है स्टैटिस्टिक्स का। आईआईटी मेंस के पेपर में और एडवांस में नहीं आता है वो। हाइट्स एंड डिस्टेंस आता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे वेरिएंस वगैरह होता है, प्रोबेबिलिटी का वेरिएंस क्या होगा, तो ये चीज़ आती है। ये चीज़ आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है पर मेंस के सिलेबस में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लिख लो बस हल्का सा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं पूरा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक सर्टेन सेक्शन है, बस वो आईआईटी मेंस में आता है, और प्रोबेबिलिटी जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो आईआईटी एडवांस में आती है। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा बाद में। अभी आज अपना जो चैप्टर है वो है सेट्स, ठीक है ना। तो अपन केवल इसमें डील करेंगे, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में डील करेंगे, जो आईआईटी मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता। और जैसा कि मैं बता रहा था 2017 में ही इसका एक क्वेश्चन आया है, वो थोड़ा पीएनसी से रिलेटेड था, पर इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। तो टॉपिक मैंने ऐसा किया है, टॉपिक तो मैंने स्लाइड पे बना रखे हैं और फिर मैं आपको उनकी डिटेल थ्योरी बताऊंगा। इससे क्या है आपके नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ताकि आपको चैप्टर का आर्टिकल का आइडिया लगे और उसके बाद आप बस नोट्स अपने कॉपी डाउन कर लें उस आर्टिकल के नीचे। तो भाई एक बार देख लो सेट का डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। अ सेट इज, भाई यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ ही है, पर मैं भी आपको जो बोल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट इससे सेम होगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सेट इज, लिखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं आपको जो बताता हूँ वो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जो बोल रहा हूँ वो कीवर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को आप याद रखना बस, ठीक है ना। कंप्लीट डेफिनेशन अपने को याद करने का जरूरत नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब क्या मतलब निकलता है वेल डिफाइंड कलेक्शन से? भाई कलेक्शन से तो मतलब निकलता है सेट, ठीक है ना, कि एक गुच्छा है, चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत सारी, ठीक है। वो तो बात करेंगे मैथमेटिक्स की टर्म में कि कलेक्शन का मतलब क्या होगा, पर अभी हमारा आज जो फोकस है अभी थोड़ी देर पहले वो है वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? भाई वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि आपने कोई परिभाषा दी, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया, और आप अब उस परिभाषा के ऊपर आप चेकआउट कर रहे हैं कि ये चीज़ इसमें शामिल होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर, हमने देखा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं आपको बताया था। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैश। मान लो एक कलेक्शन है, उसका नाम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट मतलब कलेक्शन। तो क्या आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि 1/2 क्या इसका मेंबर है कि नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं बिल्कुल तरीके से, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कि 1/2 नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा?
नहीं आएगा, है ना, ये नेचुरल नंबर के कलेक्शन में नहीं आएगा। अच्छा 7/4 क्या है नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आएगा? नहीं आएगा ना, नेचुरल नंबर नहीं है। -7/2 क्या है नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आएगा? नहीं आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है अपने को कि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा क्या 3 जो है नेचुरल नंबर के कलेक्शन में है? हाँ है ना, आराम से दिख रहा है कि 3 है। और 1024 क्या ये नेचुरल नंबर के कलेक्शन में है? तो इसीलिए जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का वो क्या है? वेल डिफाइंड है। क्योंकि हम किसी भी नंबर को देख करके, किसी भी चीज़ को देख करके ये पहचान कर पा रहे हैं, बहुत आराम से बोल पा रहे हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि ये नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है कि नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया कि किसी तरीके से उसको डिफाइन किया जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये सर्टेन ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में है और ये सर्टेन ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में नहीं है। तो अगर ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है तो इस वजह से उस कलेक्शन को कहते हैं कि वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो भाई लिख लिया, वेल डिफाइंड है ना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि सेट्स मैथमेटिक्स में क्या होता है, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नोटेशंस वगैरह देखते हैं, कुछ कन्वेंशंस जो हमें फॉलो करनी होंगी, जो हमें याद करनी होंगी। ठीक है, तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC XYZ। इस बात को भी लिख लो, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कभी हम ऐसा नहीं करते, आप ये नहीं पाएंगे, ये तो आदत वाली बात है, कन्वेंशन फॉलो करने वाली बात है। हम कभी ऐसा नहीं करते स्मॉल a इज इक्वल टू कोई कलेक्शन लिया मैंने और उसमें 3 ऑब्जेक्ट डाल दिए 1 2 3। देखो बच्चों, जो कलेक्शन होता है, जो गुच्छा होता है चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का, मेंबर्स का, तो उसको कैसे कवर अप करते हैं अपन? ये देख रहे हो, ये कौन सा साइन है? करली ब्रैकेट। ठीक है, तो करली ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं इस बात को। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, क्वांटिटीज आर collection of objects, members, quantities are kept inside braces slash curly bracket। ठीक है, कोई भी कलेक्शन जो है ऑब्जेक्ट्स का, जो भी अपने को मैथमेटिक्स में लिखना है, उसे हम अंदर डालते हैं करली ब्रैकेट के, या ब्रेसेस बोलते हैं ना करली ब्रैकेट को। देखो अपन ने 3 टाइप के ब्रैकेट पढ़े थे, याद है? एक होता है ये स्मॉल ब्रैकेट, है ना, 8 9 10th में। एक होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट और एक होता है ये करली ब्रैकेट। तो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रखा जाता है? करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। अभी मैं बता रहा था आपको कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है सेट, और कलेक्शन ऑफ मेंबर्स होता है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। लिख लो, एलिमेंट भी लिख लो, क्वांटिटीज कॉमा एलिमेंट्स। ज़्यादातर टाइम तो अपन एलिमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, केप्ट इनसाइड करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। ठीक है, अब कुछ कुछ नोट्स हैं वो लिखो। कन्वेंशंस चल रहे हैं ना, तो आपको ये याद ही रखने, वैसे ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। यूज के साथ लिखो, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स या मेंबर्स of set are denoted by small letter। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं a, b, c या x, y, z।
बस ये प्रचलन है ना, बोलने का तरीका है कि भाई स्मॉल लेटर मानेंगे हम एलिमेंट्स को, कैपिटल नहीं मानेंगे। कैपिटल जो है पूरे सेट को डिनोट किया जाएगा कैपिटल से, ठीक है। आगे लिखो, एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, है ना, इसको लिख लो, एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है ना वो इसको कहते हैं ना, इस तरह से यो बनाया, यो, ठीक है, ई जैसा दिखने वाला है ना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना, एप्सिलॉन मीन्स या सिग्निफाइज बिलोंग्स टू। भाई कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ये बोलें कि भाई ये एलिमेंट या ये मेंबर या ये क्वांटिटी जो है इस कलेक्शन को बिलोंग करती है या इस कलेक्शन में है। जैसे मैं अपने घर के अंदर हूँ तो मैं अपने घर का एक मेंबर हूँ। वैसे ये बात मैथमेटिकली लिखने के लिए हम थोड़ा सा इंग्लिश अवॉइड करना चाहते हैं, बार बार इंग्लिश में लिखें कि आई एम अ मेंबर ऑफ दिस, आई एम ए मेंबर ऑफ दिस। इस बात को बहुत कम शब्दों में लिखना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं एप्सिलॉन, ये सिंबल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कलेक्शन लेते हैं, जैसे कोई कलेक्शन है उसमें वॉवल लेते हैं, है ना, AEIOU, दीज आर वॉवल्स, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ये वॉवल्स हैं। तो ये वॉवल्स का कलेक्शन है। अब मान लो आपको ये दर्शाना है, ये दिखाना है किसी को कि जो एलिमेंट A है वो कलेक्शन कैपिटल A का हिस्सा है या स्मॉल a इज़ अ मेंबर। तो ऐसे बोलेंगे स्मॉल a बिलोंग्स टू A। कैसे रीड करना है इसको, A बिलोंग्स टू, इस बात को भी हाईलाइट कर लो, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, A बिलोंग्स टू A। ऐसे भी अगर कुछ और भी बोलना चाहते हो, जैसे E है, E बिलोंग्स टू A, I बिलोंग्स टू A। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स के एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट है B और उसके एलिमेंट्स का नाम है 1 3 5 9। ये 4 ऑड नंबर ले लिए अपन ने। ऑड पता ही अपने को, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। तो अपन ये 4 ऑड नंबर ले लिए। अब अगर मान लो आपको कहना है कि 1, तो 1 बिलोंग्स टू B ऐसे बोलेंगे, या 5 बिलोंग्स टू B ऐसे बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है भाई। तो ये एक छोटा सा कन्वेंशन था लिखने का। अच्छा, एक और साथ इसके साथ एक और चीज़ है, डज नॉट बिलोंग टू, है ना, तो लिख लो यहाँ पर। एक चीज़ ये भी होती है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो, डज नॉट बिलोंग टू। जैसे अपन बोलते हैं कि बिलोंग्स टू एप्सिलॉन से, तो वैसे ही डज नॉट बिलोंग टू बोलते हैं, एप्सिलॉन बनाया और उसे काट दिया, है ना, ऐसे तिरछा काट दिया, एप्सिलॉन और कटिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको बोलना है कि भाई 10 इसका मेंबर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट B। इसमें बोलना है C जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट A। इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वे कुछ एक कलेक्शंस लिख लेते हैं, लिखो। कुछ एक कलेक्शंस हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। गौरव एक बार लिख करके दिखाओ मेरे को, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैसे लिखोगे। आज तुमने सीख लिया है कि सेट बनाने का तरीका क्या है, सेट में एलिमेंट्स दिखाने का तरीका क्या है। भी एक और बात ये कि जो एलिमेंट्स हैं, जैसे देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट, अगला एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स को किससे सेपरेट कर देते हैं, कॉमा से। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स, है ना, इस बात को भी लिख लो, बहुत चुन्नी मुन्नी सी बात है, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, लिख लिया, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा साइन। तो 4 कॉमा होंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे सेट में, 5 होंगे, ठीक। हाँ तो लिखो, दिखाओ मेरे को एक बार नेचुरल नंबर का सेट बना के दिखाओ। हाँ भाई देखो,
नेचुरल नंबर के सेट को ना ऐसे लिखा जाता है कैपिटल N, और नेचुरल नंबर में है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो बच्चों अगर मान लो किसी सेट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब अनंत एलिमेंट्स हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो इस बात को दर्शाने के लिए एक सिंबल यूज होता है, वो सिंबल होता है 3 डॉट, है ना, लिख लो 3 डॉट्स मीन्स एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, अनंत तक जा रहा है। क्या इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर होता है क्या? नहीं, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर ही है। इन्फिनिटी जो है वो हनुमान जी है ना, कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो, उससे भी बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर नंबर आपको छोटा लगेगा किसके सामने? इन्फिनिटी के सामने, ठीक है। तो 1 2 3 4, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े इसीलिए अपन 3 डॉट लगाए थे। चलो अब होल नंबर का कलेक्शन दिखाओ मेरे को, होल नंबर का कलेक्शन बना के दिखाओ, उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। होल नंबर में आता है 0 1 2 3 डैश डैश, वही डॉट डॉट डॉट। दिस इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। आगे लिखो, सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर विच हैज 30 डेज। सेट ऑफ ऑल मंथ्स in a year having 30 days, जिसमें 30 दिन हो, ठीक है ना। एक ऐसा कलेक्शन महीनों का, जो इंग्लिश के महीने हैं, ऐसा नहीं सावन भादों और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनवरी फरवरी के महीने जिनमें 30 दिन आते हो, तो बताओ। इसको अपन कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं। हाँ बोलते रहो। अप्रैल जून, वेरी गुड, है ना। सितंबर, नवंबर, है ना। तो ये आ गए अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, वेरी गुड, है ना। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, जो कैपिटल ए से मैंने डिनोट किया है, और ये दर्शाता है अपने को वो सारे महीने जिनमें 30 दिन है। क्या हमें कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कि ये वाला मंथ इस सेट में आएगा और ये वाला मंथ इस सेट में नहीं आएगा? कोई डाउट हो रहा है? कोई डाउट नहीं हो रहा, क्योंकि वी आर क्लियर कि यही वो महीने हैं जिनमें 30 दिन आते हैं। कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें 31 दिन आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 28 29, डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। एक और कलेक्शन बताओ मेरे को। द सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस। सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन स्पेस, आसमान में जो तारे हैं उनका जो कलेक्शन है। तारों के नाम पता है? 1 2। अरे ध्रुव तारा नहीं पता? उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं ध्रुव तारे को? पोल स्टार। कोई बात नहीं, अपने को नाम पता है, कोई बात नहीं पता तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो बस लिख दो डैश डैश डैश, बहुत सारे। तो कितने तारे हैं आसमान में? इनफाइनाइट तारे। इनफाइनाइट ही है, क्योंकि तारे बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, तो इस बात को अपन यही बोलेंगे कि इनफाइनाइट है। इनफैक्ट हम खुद नहीं जानते कितने तारे हैं, काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं, तो लिख लो। वैसे बिलियंस ऑफ है, बिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर, ठीक है, पर हम ये बोलते हैं अनकाउंटेबल, है ना। लिख लो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्टार्स। अगला क्वेश्चन लिखो। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with letter J. Collection of all months
ऑफ अ ईयर, बिगिनिंग विद लेटर जे, लेटर जे, ठीक है। हाँ भी बताओ कोई कलेक्शन। जनवरी, तो अपन इसको बोल देते हैं सेट वाई से, कैपिटल वाई। जनवरी, जनवरी जून, हाँ हाँ जी, जनवरी जून जुलाई है ना, ये 3 महीने, कोई डाउट ही नहीं। जो भी महीने जो हैं जैसे स्टार्ट हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग अपने को कोई डाउट नहीं है, जनवरी जून और जुलाई ही है, ठीक है भाई। तो ये कलेक्शन है, इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है इसके अंदर। अच्छा अब है ना, ये अगला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उसमें आपको बताना है कि क्या चीज़ सेट कहलाएगी, क्या चीज़ सेट नहीं कहलाएगी। और हम सेट के बारे में इतनी सी बात जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है तो सेट है, और अगर नहीं है तो फिर वो सेट नहीं कहलाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर वो कलेक्शन नहीं कहलाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज in class। हाँ भी, कभी तुम्हें कंफ्यूजन हुआ है किसी के बारे में ये टिप्पणी देने में कि ये लड़का है कि लड़की है? नहीं, हम जानते हैं बायोलॉजिकली लड़का या लड़की होने में क्या फ़र्क होता है। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट कमेंटिंग अपॉन अ ह्यूमन बीइंग दैट वेदर ही और शी इज़ अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। तो अपन आराम से कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है, हमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड कि बॉय और गर्ल में क्या डिफरेंस होता है। तो दिस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है। जैसे इस कलेक्शन में आ जाएगा गौरव, सिद्धार्थ, रोहित और सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो लिख लो, येस इट इज़ अ सेट, येस इट इज़ अ सेट। क्यों है ये सेट? क्योंकि वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई, हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो बताओ भाई, क्या ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। भाई बताओ, हाफ इसका इस कलेक्शन का पार्ट है? नहीं है। क्या 90 इस कलेक्शन का पार्ट है? हाँ है। और क्या 100 इसका पार्ट है? नहीं है, क्योंकि 100 क्या 100 से कम होता है? नहीं, 100 तो 100 के बराबर होता है। तो लिख लो, येस इट इज़ अ सेट, ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड। वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 99 ये सभी एलिमेंट आएंगे। आगे लिखो थर्ड क्वेश्चन। भी अपन वो वाले सवाल उठा रहे हैं जिसमें क्या डाउट हो, ठीक है, जिसमें अपने को तकल्लुफ हो बताने में, कमेंट करने में कि क्या ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में है कि नहीं है। तो देखो लिखो, कलेक्शन ऑफ 10 collection of 10 most talented writers of the world।
ठीक है भाई। 10 मोस्ट जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं वर्ल्ड के, उनके बारे में अपने को बताना है कि कौन है, उनका कलेक्शन में कौन कौन आएगा। हाँ भाई गौरव बताओ भाई, ये 10 एक दो राइटर्स के नाम बताओ। हैं मुंशी प्रेमचंद, वाह वाह। अरे हिस्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है भाई, हैं मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। हाँ बोलो बोलो मुंशी, आगे बोलो। मैं तो मजाक करता रहता हूँ एक्चुअली, आदत है बचपन से। हाँ बोलो बोलो। और रामानंद सागर, हाँ रामानंद सागर। और वो महाभारत किसने बनाई थी? हैं वाल्मीकि और वेद व्यास ने। हाँ वो भी तो राइटर हैं, सही बात है, वाल्मीकि और वेद व्यास। अरे भैया कहाँ आ गया हूँ मैं, गाँव में आ गया हूँ लगता है तुमने गाँव की याद दिला दी। चलो भाई, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एक डैन ब्राउन करके एक बंदा है, वो भी अच्छा लिखता है ना, लिख लो डैन ब्राउन। अच्छा डैन ब्राउन ने क्या लिखा है गौरव? उसने रामायण लिखी, ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी एंजल्स एंड डीमंस, ऑप्शन डी फाउंटेन हेड, ऑप्शन सी। चलो ठीक है, सो यू नो इट कि डैन ब्राउन कौन है। और एन रैंड भी एक, एन रैंड, इसने लिखी थी फाउंटेन हेड और एटलस श्रग्ड, और भी मतलब शायद एक दो और वर्क्स हैं, मुझे पता नहीं, पर बहुत फेमस राइटर है। ठीक है, एनीवेज तो 10 मोस्ट। अच्छा चेतन भगत तुमने बोला ही नहीं। लल्लू से लल्लू बच्चा जो है वो चेतन भगत को जानता है, ठीक है, चाहे अपने बाप को पहचाने नहीं पहचाने, चेतन भगत को जरूर पहचानता है। 5 पॉइंट समझ, कॉलेज में आपने क्या क्या गलतियां करी। खैर एनीवेज तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है आपके ख्याल से क्या कहना है आपका, कौन होना चाहिए? हाँ इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अब तो मैथमेटिक्स की बातें करने लग गए हो, रामायण तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी। लिखो नॉट अ कलेक्शन, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। वाई इट इज़ नॉट अ सेट, क्यों ये सेट नहीं है? क्योंकि मनोज चौहान के हिसाब से डैन ब्राउन को इसमें शामिल होना चाहिए था, क्योंकि मुझे जो है पजल्स, थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप्स की चीज़ें और उससे रिलेटेड कुछ पजल्स या चेजिंग वाला, मतलब कोई चेज कर रहा है, किसी के पीछे भाग रहा है और वो बच के निकल गया, डिटेक्टिव सॉर्ट ऑफ, तो इस टाइप के जो नॉवेल्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस टाइप का जो राइटिंग वर्क है वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे पॉल कोलो भी बहुत पसंद है, पर मेरी पसंद से क्या फ़र्क पड़ता है भाई? गौरव को तो ये सब पसंद ही नहीं है, ठीक है ना, और रवि को भी ये सब पसंद नहीं है, ठीक है ना। उनके हिसाब से जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो कोई और ही है। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, लिख लो इस बात को, लिखो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वुड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये वेरी करेगा, है ना, अलग अलग हो सकता है, बंदे पे डिपेंड करता है, उसकी सोच कैसी है, वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो बस दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये बदल रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल। कलेक्शन ऑफ 11 मोस्ट talented batsmen of the world, collection of 11 most talented batsmen of the world। 11 सबसे खब्बू बल्लेबाज, उनका कलेक्शन अपने को निकालना है। हाँ भाई गौरव भाई, कोई कलेक्शन के बारे में बताओ, कौन सबसे खब्बू है, मतलब सबसे बेस्ट है, मतलब बैट्समैन। वो तो कोई डाउट ही नहीं, दूसरे की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हैं, बॉम्बे के अंदर। खैर बताओ, सचिन तो है ही नंबर 1, उसके तो आसपास ही कोई नहीं टिकता। आगे बताया जाए, हैं रिकी पॉन्टिंग, अच्छा, और बोलो आगे बोलो, हैं MS धोनी, अच्छा, तो सचिन के बाद ही बोल देते, देशभक्ति सारी वहीं दिखाए थे। खैर बोलो सचिन, पॉन्टिंग, धोनी, और अरे विराट कोहली को भूल गए तुम, विराट कोहली, और वो अनुष्का शर्मा को भी ले लेते हैं अपन, टीम में तो वो भी है ही नहीं क्या, बैटिंग तो समझ लो ना। हाँ आगे बोलो, रोहित शर्मा, अच्छा
समझ रहा हूँ मैं। आईपीएल देखते हो, बोलो बोलो। है पानी पांड्या, ये कौन है? कोई होगा मतलब। चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से अगर तुम सचिन का नाम ले रहे हो तो मेरे हिसाब से तुमने जिसका नाम नहीं लिया और आना चाहिए ना, वो है ब्रायन लारा। वो भी बहुत अच्छा बैट्समैन था, अब तो रिटायर हो गया। खैर एनीवेज, तो इट डिपेंड्स अपॉन कलेक्शन टू कलेक्शन। गौरव के कलेक्शन में ब्रायन लारा नहीं आ रहा है, पर मेरे ख्याल से उसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके और वो अच्छे हैं। मतलब पता नहीं क्यों गौरव ने ब्रायन लारा को नहीं लिया। यही रीज़न है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कलेक्शन ऑफ 11 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन। दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट्स जो है इसके वेल डिफाइंड नहीं है। लिख लो, कलेक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दिस कलेक्शन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब अपन एप्सिलॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक सेट बना लो, जैसे एक सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई 5-A। तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा या एप्सिलॉन पे कट्टस आएगा। एप्सिलॉन आएगा, है ना, एप्सिलॉन। सेकेंड पार्ट है 7 फिल इन द ब्लैंक A। एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन पे कट्टस आएगा, एप्सिलॉन पे कट्टस आएगा। लो थर्ड, हाँ, और E फिल इन द ब्लैंक बिलोंग्स टू A या डज नॉट बिलोंग टू A? डज नॉट बिलोंग टू। और डज नॉट बिलोंग टू कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन पे कट्टस। और भाई ले लो 1 ले लो, 1 फिल इन द ब्लैंक A, एप्सिलॉन आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है ना, जिहाद आसान है। ठीक है भाई, 10 इसमें आ रहा है क्या? पहले बताओ। नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल लिखते हैं। अपन ने 1-2 चीज़ें फिनिश कर ली है ना, सेट फिनिश कर लिया है, एप्सिलॉन समझ लिया है और वेल डिफाइंड का मतलब समझ लिया है बाय सम एग्जांपल्स। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे शो किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सेट को दिखाने के 2 तरीके हैं, लिख लो। 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स होती हैं। जैसे पहला फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, और रूस्टर फॉर्म। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है, लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म है, इसके बारे में बात करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म या जो रूस्टर फॉर्म है, उसके अंदर उसका जो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, वो अपन देख चुके हैं। ठीक है ना, और मैं आपको बता देता हूँ इसका डेफिनेशन क्या होता है। लिखो, एलिमेंट्स आर एनलिस्टेड। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही की पॉइंट जो है किसी भी डेफिनेशन के, मैं केवल वही लिख पाता हूँ। डेफिनेशन होती है एलिमेंट्स आर एनलिस्टेड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी क्वांटिटीज़ हैं और जो सेट को बिलोंग करते हैं, उन सभी की आप लिस्ट बना के अगर शो कर देते हैं, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्या करना होता है, एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी तो क्या कहते हैं, रूस्टर फॉर्म। ओके, आगे दूसरा भाई जो सेट बिल्डर फॉर्म है,
डिफाइंड द कलेक्शन कलेक्शन को डिफाइन किया, डिफाइंड द कलेक्शन यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी of all elements of the set। जो सेट है उसकी कुछ उसके एलिमेंट्स हैं, उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगा, कुछ खास बात होगी। जैसे अभी अपन ने देखा ही था कि भाई अपन बात कर रहे थे कलेक्शन की जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अपन बात कर रहे थे कलेक्शन की जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं जो कि वॉवल हैं, ठीक है। तो कलेक्शन में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वॉवल है, नंबर इससे बड़ा है, नंबर इससे छोटा है, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है, उन क्वांटिटीज़ की, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए एक डेफिनेशन देना, दैट मेथड और दैट वे टू डिफाइन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा वाला जो है वो होता है रूस्टर फॉर्म, ठीक है। रूस्टर फॉर्म क्या है, एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी, ठीक है। अपन देखते हैं इन पर एग्जांपल। लिखो भाई, सेट इन रूस्टर फॉर्म। तो रूस्टर फॉर्म में अपन सेट देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये 1 2 3 4, ये क्या है, रूस्टर फॉर्म है, क्योंकि अपन ने एलिमेंट की क्या कर दी है, लिस्ट बना दी है, ठीक है, रूस्टर फॉर्म। और जैसे मान लो ये है AICD, ये भी क्या है, रूस्टर फॉर्म है, एलिमेंट्स की अपन ने क्या कर दी है, लिस्ट बना दी है, ठीक है। आगे लिखो क्वेश्चन, राइट कलेक्शन इन रूस्टर फॉर्म। मैं एक कलेक्शन बता रहा हूँ आपको, आपको बताना है वो, उसको लिखना है आपको रूस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, राइट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। हाँ गौरव बताओ भाई, मैं सेट को ए से डिनोट कर रहा हूँ, आंसर लिख रहे हैं अपन। हाँ भाई क्या आएगा ए में, हाँ 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 शाबाश, 90, वेरी गुड, ठीक है ना। सेट ए के अंदर ये एलिमेंट आएंगे और इन सभी की मैंने लिस्ट बना दी, और ये है इस सेट का रूपांतर, वर्जन रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, राइट सेट इन रूस्टर फॉर्म। सेट को रूस्टर फॉर्म में लिख के बताओ या टेबुलर फॉर्म में, एक ही बात है। ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ all even numbers, set of all even numbers lying between 2 to 20। ठीक है, हाँ भाई बोलना चालू करो। बिटवीन शब्द का ध्यान रखो। हाँ भाई बिटवीन शब्द बोलो 4, सही है। बिटवीन का मतलब ये होता है, एक बार लिख लो भाई बच्चा पार्टी, बिटवीन का मतलब होता है कि 2 और 20 जो एंड पॉइंट्स है उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। लिख लो बिटवीन मीन्स, बच्चा पार्टी लिख ले कि बिटवीन का मतलब होगा एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स, और फ्रॉम का मतलब होगा इंक्लूड एंड पॉइंट्स।
ठीक है भाई। तो हाँ भाई गौरव, तुम आंसर दे रहे थे इसका। आंसर आएगा 4, 6, शाबाश, वेरी गुड। 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, हो गया। ठीक है भाई, तो अपन ने ये देख लिया, कुछ एक एग्जाम्पल देख लिए जो टेबुलर फॉर्म के थे। अब रूस्टर सेट बिल्डर फॉर्म का मैंने आपको केवल डेफिनेशन बताया था, लेकिन उसको लिखने का तरीका इतना सरल नहीं है। ये तरीका तो अपन देख चुके हैं, कि देखा था अपन ने, जो अपन ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर आज, तो अपन ने देखा था कॉमा 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 से सेपरेट आउट करके एलिमेंट लिखना। हमने ये भी देखा था कॉमा 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 से एलिमेंट सेपरेट आउट करना। अच्छा, तो भाई अगर कॉमा से सेपरेट आउट, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया अभी। डेफिनेशन क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म का? हाँ भाई क्या होता है? सही बात है ना, एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए डिफाइन करना। ठीक है, तो लिखो हाउ टू राइट या वे टू राइट, वे टू रिप्रेजेंट, वे टू रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर। वे टू रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। A is a set, लिखने का तरीका होता है X such that Px। अभी तो सारांश है, छोटा सा पार्ट है, लिखने का तरीका है या समझाने का तरीका है, कंप्लीट नहीं है। फील तभी आता है मैथमेटिक्स के अंदर जब आप एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। बहुत बेसिक डेफिनेशन से हमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की फील नहीं आ सकती, क्योंकि डेफिनेशन तो मैथमेटिक्स में बहुत ही कम, थ्योरी बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर तो क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको पढ़ो, ऐसे पढ़ते हैं, लिखो रेड एज, पढ़ने का तरीका है। थोड़ी देर रुको, अभी समझ में नहीं आएगा, बस अभी एक दो एग्जाम्पल आएंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं एक्स such that property of x, x such that property of x, ऐसा x जिसकी प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो अपन ने डेफिनेशन दे दी। अलग अलग कलेक्शंस के हिसाब से डिपेंड करेगा अलग अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। इसी को लिख लेते हैं, इसी को लिखते हैं, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 to 20। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू, आप इसमें इनइक्वालिटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखें, ये चैप्टर जो है तब पढ़ें जब आपने थोड़ा सा इनइक्वालिटी पढ़ रखा हो, थोड़ा सा आपने पीएनसी पढ़ रखा हो, थोड़ा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कि 11th क्लास के एंड में आप ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट यू बेनिफिट द मैक्सिमम। ठीक है, कोई रुकावट ना आए। हाँ भी, तो लिखो एक्स सच दैट, बताओ भाई क्या प्रॉपर्टी है? ऑल इवन नंबर्स हैं और 2 से 20 है। टू लेस देन एक्स लेस देन 20, शाबाश। नहीं, और इवन नंबर भी तो आएगा। एंड यहाँ पर लिखा है ना, इवन नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्या इतना काफ़ी है? नहीं, 3, 4, 5 आ जाएंगे ना। क्या बोलेंगे? एंड x इज इवन। ठीक है, ये अपन ने थोड़ा लेंदी कर दिया, पर अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। x 2 से 20 होना चाहिए, और x नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखो क्वेश्चन। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म।
राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट दे रखा है अपने को, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? आंसर है x, इसी सेट ए को लिख सकते हैं x सच दैट, हाँ बोलो, x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यूज कर रहे हैं अपन, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर में, प्रीवियस नॉलेज को यूज कर रहे हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, हाँ, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 8। ऐसे बोल दो आप। थोड़ी सी आपको इनइक्वलिटी आनी चाहिए, यानी कि 1 या 1 से बड़ा और 8 या 8 से छोटा होना चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई आगे लिखो। सेट ऑफ ऑल odd integers between 2 and 51, then हाँ भी बताओ इसको कैसे लिखेंगे? राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ भाई अब बहुत ध्यान से देख लो, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ x सच दैट। सच दैट मतलब एक वर्टिकल डंडा जो आपने खींचा है वो सच दैट रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 2 डॉट बना दो, उसका भी मतलब होता है सच दैट। सच दैट मैं लिख देता हूँ, ये भी सच दैट है डबल अपॉस्ट्रॉफी के अंदर, और ये भी सच दैट है डबल अपॉस्ट्रॉफी के अंदर, है ना। हाँ भाई x सच दैट। इनइक्वालिटी यूज कर लो और बिलोंग्स टू यूज कर लो। बार बार अपन मैथमेटिक्स के नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं कि x इस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। x ऑड नंबर है, x नेचुरल नंबर है, और हो सकता है शायद आगे आने वाले वक्त में x रियल नंबर हो, ऐसा हम यूज़ करें। आप जानते ही हैं सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, जानते हैं अपन। इर्रेशनल नंबर क्या होता है वो अपन जानते हैं। बोलो x बिलोंग्स टू आई क्यों बोल रहे हो जब सीधे बोला है ऑड बोला है। x इज ऑड इंटीजर, x बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर भाई ये लिख लेना, है ना, उस मैं मिटा रहा हूँ। डंडा तो पता ही, डंडे का मतलब होता है सच दैट, एंड x ग्रेटर देन 2 लेस देन 51। ठीक है, ये ठीक है भाई। तो x सच दैट है ना, ये हो गया अपना सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला टाइटल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, कितने अलग अलग टाइप के सेट होते हैं ये देखते हैं अपन। लिखो भाई पहला, अब तो डेफिनेशंस हैं और लिखना ही है। नल सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, नल सेट। देखो नल सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट और वॉइड, ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह जो होती है, एम्प्टी तो पता ही, खाली सेट, खाली कलेक्शन। नल सेट का मतलब ये होता है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। लिख लो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों मुंडी ऊपर, इधर देखो। देखो नल सेट को लिखने का तरीका होता है फाई। कैसा होता है? ऐसा होता है फाई, है ना, ऐसे गोला बनाया और उसको यूं करके तिरछा कट्टस। ठीक है, इसको बोलते हैं फाई। लिख लो PHY
फाइव ग्रीक लेटर है ना, ग्रीक लेटर। भाई फालतू के सवाल मत पूछना, है ना। ये ग्रीक लेटर ऐसा क्यों दिखता है, हमारे इंग्लिश लेटर तो ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ग्रीक लेटर ऐसे ही दिखते हैं ऊट पटांग से। और भाई नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 0, ठीक है। फाइव बोलते हैं इसको, फाइव, ठीक है। अच्छा मुंडी ऊपर, इधर देखो, देखो प्यारे बच्चों, ये करली ब्रैकेट और ये फाइव, क्या ये नल सेट है, नहीं है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्टी सेट को ऐसे लिखा जाता है, ये तो एक ऐसा सेट हो गया, ये तो एक ऐसा कलेक्शन हो गया जिसमें कितने एलिमेंट हैं, एक, और उसका नाम है एक ग्रीक अल्फाबेट सिंबल फाइव, ठीक है। लिख लो, दिस इज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्या है ये, एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम क्या है, फाइव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को दर्शाने का तरीका होता है ये तो एक ऐसा सेट बना हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट है, एक, एलिमेंट का नाम क्या है, फाइव, फाइव फाइव फाइव। लिखो, सेट हैविंग वन एलिमेंट, सेट हैविंग वन एलिमेंट, और एलिमेंट कौन है, ग्रीक अल्फाबेट फाइव। लिख लो, द एलिमेंट इज ग्रीक अल्फाबेट फाइव, द एलिमेंट इज ग्रीक अल्फाबेट फाइव। यहां पर इसको एज अ एलिमेंट देखा जाएगा, यहां पर इसको एज अ सिंबल देखा जाएगा। जैसे ही ब्रेसेस आते हैं मार्केट में, तुरंत आभास होता है कि एक कलेक्शन की बात हो रही है। अगर ब्रेसेस नहीं आते, केवल ये खुला मुंह फाड़ के फाइव आ जाता है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है। ब्रेसेस नहीं है, यहाँ पर कोई कलेक्शन नहीं है, ये सिंबल है, सिंबल, ये दर्शा रहा है कुछ, क्या दर्शा रहा है ये, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड, ठीक है भैया ना। तो एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, वो मैंने अच्छे से समझा दिया। आगे लिखो नोट करके, फाइव इज यूनिक। भाई एम्प्टी सेट तो एक ही होगा ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या अकेला इकलौता ही है, यूनिक है वो, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। लिखो भाई, ये बात अपन आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैंने भी थोड़ा सा कम पढ़ा है, अभी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे तब बता दूंगा। लिख लो, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलेगा पता, अभी रुक जाओ, है ना, बताऊंगा, बाद में समझाऊंगा, है ना। लिखो, फाइव इज नेवर रिटन विद ब्रेसेस, फाइव नेवर रिटन विद ब्रेसेस, कभी भी उसको ब्रेसेस के साथ नहीं लिखते। फाइव इज नेवर रिटन विद ब्रेसेस। आगे लिखो, इज नॉट अ नल सेट, इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है, ठीक है। लिखो, एग्जाम्पल ऑन एग्जाम्पल ऑन नल सेट। एग्जाम्पल ऑन नल सेट है ना, खाली सेट पर अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म से ही तो लिखा जा सकता है। क्योंकि नल सेट अगर मैं मान लो रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से जाता हूँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें, तो कैसे लिखूंगा उसको, अरे कैसे लिखूंगा, नहीं लिख पाऊंगा ना, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, कोई परिभाषा दूंगा और उस परिभाषा के अंतर्गत कोई दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट या एलिमेंट नहीं होगा जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट। हाँ गौरव, कुछ ऐसा बोलो,
कुछ ऐसा बोलो कि कुछ मज़ा ही ना आए, मतलब कुछ आए ही नहीं उसमें। कुछ ऐसा बोलो कि कद्दू भी और बैगन भी, ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या जो कद्दू भी हो बैगन भी हो? नहीं होता ना। हाँ बोलो। एक्स सच दैट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बोलो जो किसी एलिमेंट की हो ही ना, किसी ऑब्जेक्ट की हो ही ना। चलो मैं बताता हूँ, तुम ऐसे देख रहे हो मेरे को जैसे पता नहीं क्या। हाँ महारथी, एक्स सच दैट एक्स 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, एंड एक्स नेचुरल नंबर है। कोई ऐसा नंबर बताओ मेरे को जो नेचुरल हो और 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। असंभव, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो 4 से 5 के बीच में हो और नेचुरल हो। सही बात है ना, 4.5 थोड़ा ना होता है नेचुरल नंबर। हाँ बालक, अब तो तुम समझ ही गए होगे। चलो इसी लाइन पर कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ, एक्स सच दैट 4 की जगह 10 कर दिया। बोलो बोलो। अरे बेटे, एंड अरे बिल्कुल डिट्टो काहे कॉपी करते हो, होल नंबर कर देते, थोड़ा तो अलग करो, ठीक है ना, कुछ तो क्रिएटिव करो। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स इज अ होल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज 5, कद्दू, कुछ नहीं है इसमें, इसके पास भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, खाली है ये। आगे लिखो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अपन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं, जिनमें थोड़ा तो दिमाग लगे, है ना। इसमें तो क्या ज़्यादा दिमाग ही नहीं लग रहा, बच्चा टाइप, चुन्नू मुन्नू टाइप सवाल है। देखो, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज 25 एंड एक्स is even natural number। हाँ भी बताओ, कोई ऐसा नंबर बताओ जो जिसका स्क्वायर जो है 25 आ जाए और वो नंबर इवन नेचुरल हो। होता है कुछ? नहीं होता। अब तुम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताओ, है ना, इतना आसान आसान मत बताओ। बोलो गौरव, कुछ ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। भाई सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? कैपिटल आर। लिख लो भाई, है ना, आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई। √2 रियल नंबर है क्या? है? हाँ, √2 रियल नंबर है। और पाई जो है रियल नंबर है क्या? अच्छा, ओके भाई। 7/2 जो है ये रैशनल नंबर है क्या? 7/2, 7/2 रैशनल। तो भाई बताओ भाई, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? थोड़ा दिमाग खर्च होगा तुम्हारा आज, है? नेगेटिव आ रहा है ना। तो अपन ने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इंटू ए। तो ये कितना आ गया? 1 माइनस 39। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स क्या हुआ? नॉट रियल। जबकि ये कह रहा है कि रियल भी होना चाहिए। दो बातें ये सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो ये 0 होना चाहिए, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का रूट होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक का रूट जो है क्या होना चाहिए? रियल। तो भाई क्वाड्रेटिक का रूट तो रियल ही नहीं आ रहा, यहाँ से तो रूट क्या आ जाएंगे? इमेजिनरी आ जाएंगे। हमने 10th तक पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है फाई का, ठीक है। ठीक है भाई, अपन काफ़ी फाई के एग्जाम्पल कर चुके हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। लिखो, अगला है सिंगलटन। सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन और यूनिट सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है ना, 1 एलिमेंट। लिख लो, सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट।
सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे कहते हैं सिंगलटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा बताओ भाई गौरव, अरे भाई गौरव कोई एग्जांपल दो भाई, एक्स सच दैट, कोई ऐसा प्रॉपर्टी बनाओ जिसमें एक एलिमेंट आ जाए। देख रहे हो, ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, ये हिंट है, बोलो। हाँ बोलो। हाँ अरे शाबाश, एन एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स जो है नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। कौन है? 5। तो अपन ने पाया कि इस परिभाषा को सेटिस्फाई करने वाला एक कलेक्शन जो है वो ये होगा कि उसमें आएगा एक ही नंबर 5। ठीक है, कोई और बताओ, यहाँ से बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, नहीं इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है नहीं क्या? हाँ भाई, इसके रूट कितने आएंगे? x का वैल्यू 1 या -1। एंड शब्द जो है बहुत भारी शब्द होता है। एंड शब्द जो है ये इसमें बहुत वजन होता है। इसका मतलब ये कि ऐसा x जो इसको भी सेटिस्फाई करे, एंड मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी कि मुझे कार भी चाहिए और मुझे मोटरसाइकिल भी चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है? आराम से दिख रहा है, ठीक है ना, कि 1 जो है इसका भी रूट है और 1 जो है इसका भी रूट है। इसके रूट्स का नाम क्या है? ठीक है, तो लिख लो एलिमेंटल 1। ऐसा रियल नंबर जो इन दोनों का सॉल्यूशन आए वो है 1। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। तो सिंगलटन अपन ने कर लिया है ना, सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अगला डेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट। ठीक है, सबसेट लिखो। सबसेट क्या होता है? डेफिनेशन है, इफ every element of set A is also an element हाँ भी सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो, लिखो, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। A को कहते हैं कि वो B का सबसेट है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पहले तो अपन इस वर्ड का मतलब समझते हैं, संधि विच्छेद कर दें। सब, इस सबवे गए हो, सबवे है ना, सबवे, सब का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। ठीक है ना, लिख लो। सब शब्द का मतलब है पार्ट, या अगर हिंदी में बोले तो हिस्सा। अब हिस्सा कैसे लिखते हैं वो तो मुझे नहीं आता, ठीक है ना। पार्ट या सब पार्ट मतलब छोटा पार्ट। ठीक है, तो अगर एवरी एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट आपको मिल गया है, मिल जाता है सेट बी के अंदर, तो सेट ए जो है वो हिस्सा बन जाएगा सेट बी का। तो इसी वजह से सेट ए को बोलेंगे इट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो सेट ए है, उसमें है 1 2 3। सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ भी बताओ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका हर एक एलिमेंट, इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो क्या इसके सारे एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट क्या आपको यहाँ पर मिल रहे हैं?
बिल्कुल मिल रहे हैं। 1 देखा मिल गया, 2 देखा मिल गया, 3 देखा मिल गया, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम आंखों से देख पा रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज वाई ए वुड बी अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो लिख लो इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है इसको लिखने का तरीका ये होता है सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ठीक है भाई, इसको लिख लो। ये जो है ना ऐसे करके सी, थोड़ा फ्लैट, थोड़ा सा चपटा, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लैट बनाते हुए सी है ना। वैसे तो नॉर्मली सी अपन ऐसे बनाते हैं इस तरह से, पर ये क्या थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है ना। यूँ लगभग यूँ हॉरिजॉन्टल, फिर थोड़ा घुमाव, फिर यूँ हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। आइडियली किताबों में आपको ये मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इज सबसेट ऑफ, ठीक है, इज सबसेट ऑफ, ठीक है। तो सबसेट का मतलब अपने को समझ में आ गया। अब मैं कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड वेदर ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट, ठीक है। भाई सेट ए मैंने दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेट ए में है ये सारे एलिमेंट। सेट बी है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप बताओ मेरे को, क्या ए फिल इन द ब्लैंक बी। अच्छा, नॉट सबसेट का मतलब क्या होता है बेटे? अकॉर्डिंग टू बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू होता है, वैसे ही सबसेट और नॉट सबसेट। लिख लो इज नॉट सबसेट। सी बनाया कट्टस नॉट सबसेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुरंत ही देता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 है, क्या ये सेट इसका सबसेट है? क्या यहां पर ये लिखा जाना उचित रहेगा? नहीं, क्योंकि क्या 1 इसमें है? हाँ है, पर क्या 2 इसमें है? नहीं है। तो इस वजह से यहां पर क्या आएगा? सबसेट पर कट्टस, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। बहुत सिंपल है। इसके सारे एलिमेंट यहां पर हैं? नहीं है। 1 2 से फर्क नहीं पड़ता, सारे होने चाहिए। हाँ बताओ बालक, क्या आएगा? यस, सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, और ये कौन सा सेट है? होल नंबर। तो जितने भी दुनिया के नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर तो हैं ही हैं, ओके। जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर तो हैं ही हैं। अब जैसे मान लो सेट सी लिखा मैंने, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश 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 डॉट डॉट डॉट। तो क्या सी फिल इन द ब्लैंक बी है क्या? नहीं है। सी थोड़े ना सबसेट है, बी सबसेट है। कैसे होता? बी फिल इन द ब्लैंक सी होता, तो हम कैसे लिख देते इसको? यूँ बना देते, इज अ सबसेट ऑफ, ओके। पर यहाँ पर क्या आएगा? सबसेट पर कट्टस, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या -2 इसमें है? क्या -2 जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो सी सबसेट नहीं है, पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लिखो सेट ऑफ वॉवल्स। ये सेट ए है, कलेक्शन बी है, बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो बताओ क्या ए बी का सबसेट है? यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लगभग क्या है, रफ राइटिंग में अपन लगभग सबसेट को सी ही जैसा लिख देते हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
हाँ भाई आगे लिखो। नोट करके पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 है और एक और सेट है 1 2 3। हाँ भाई, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब हर सेट खुद का सबसेट है। जानने के लिए देखते हैं, एक सेट है उसमें 1 है, तो क्या 1 इसमें है क्या? हाँ है। इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, तो क्या 2 इसमें है क्या? हाँ है। इसमें 3 है, तो क्या 3 इसमें है क्या? हाँ है। तो इसके सारे एलिमेंट जो हैं इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब सबसेट है। तो इस वजह से दो सेट जो हैं अगर दोनों सेम हैं तो दोनों को कहेंगे कि एक जो है दूसरे का सबसेट है। यानी कि ऐसे बोला जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको हाईलाइट कर लो, सेट ए खुद का सबसेट है। सेकंड पॉइंट, भाई लिखो, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी सेट फाई। फाई जो एम्प्टी सेट होता है वो कहते हैं, कन्वेंशन है, ठीक है ना, चलन में है कि ये हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके, खाली है इसका मतलब ये सबसेट है हर एक सेट का। दुनिया का कोई भी सेट ले लो, फाई इज सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, आगे लिखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट containing n elements। ठीक है, मान लो किसी सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं। इस बात को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ बालक, मान लो ये सेट है ना, तो इसके कितने सबसेट है? चलो बताओ। 2 है ना। उनका नाम क्या है? एक तो हो जाएगा फाई, जैसा कि हमने देखा सेकेंड पॉइंट से, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका सबसेट एक होगा खाली सेट। और एक कौन होगा? खुद ये। वो कैसे देखा? पहले वाले से। तो जिसमें एक एलिमेंट है उसके कितने सबसेट आए? 2 सबसेट्स। अच्छा, मान लो कोई सेट है बी, उसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, उसके कितने सबसेट होंगे? कितने अलग अलग सबसेट पॉसिबल हैं? 4 है कि 5। अब मैं सेट बना, मैं थोड़ा लॉजिकली चल रहा हूँ। देखो मैथमेटिक्स में जो है लॉजिकली लिखना, चलना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप अपनी कैलकुलेशंस में फंस के रह जाएंगे। सो प्लीज़ बी स्मार्ट, प्लीज़ अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, अपने जो लिखने का तरीका है उसमें अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। ऐसे ही अंधी की न मचा दें। ठीक है ना, मेरा एक टर्म है, अंधी की मचा देना, यानी कि आंख बंद कर ली, कुछ भी लिखते रहो, फिर बाद में अपनी कैलकुलेशन में फंस जाओ, फिर अपनी गिनती जो है, जो आप गिनती गिन रहे हैं उसी में आप उलझ के रह जाओ। तो ऐसा ना करें, थोड़ा लॉजिकली लिखना चालू करें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे कम एलिमेंट, सबसे कम एलिमेंट यानी कि 0 एलिमेंट का सेट, फिर मैं लिख रहा हूँ 1 एलिमेंट का सेट, फिर मैं लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स का सेट यानी कि 2। ठीक है, तो 0 का कितना आएगा? 1, 1 के कितने आ जाएंगे? 2, और 2 एलिमेंट्स वाले कितने सेट हैं? 1। तो कितने हो गई? 2 सबसेट, सॉरी 4 सबसेट्स। हाँ बाहुबली, अब बताओ, ए बी सी कितने सी के सबसेट हैं? बोलना चालू करो, जोर से बोलो। 5, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए बी
ए बी बी सी है, सी ए सी सी एक ही बात है। हाँ, ए बी सी। प्यारे बच्चों, गौरव ने कैसे सोचा? गौरव ने सोचा कि ये वो सेट है जिसमें 0 एलिमेंट हैं और सबसेट है, और ये वो सेट हैं जिनमें कितने एक एक एलिमेंट हैं, ये वो सबसेट हैं जिनमें 2 एलिमेंट हैं, ये वो सबसेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट 3 हैं। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स। मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होगी ये टिप्पणी देने में कि अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें एक सेट के जिसके अंदर n एलिमेंट हैं, तो वो होंगे अब 2 की पावर n, है ना, क्योंकि 2 सबसेट का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2, और 8 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3। तो अगर n एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर n। ठीक है भाई, इसको हाईलाइट कर लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। हाँ भाई, आगे लिखो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है n एलिमेंट है। लिखो क्वेश्चन, राइट लेटर्स ऑफ द वर्ड, राइट लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद in set form and find the number of subsets in it। number of subsets of it कर दो, in it नहीं, of it। तो भाई इसमें ना मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं अभी, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 1-2 नोट्स हैं, लिख लो एक नोट जो यहाँ पर काम आ रहा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक सेट है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट होता ही नहीं है। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट होता है? बस एलिमेंट्स की प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल से सबसे अच्छे समझ में आता है 1 2 3, मान लो ये लिखा हुआ है और एक लिखा है 3 2 1। क्या ये दोनों सेम सेट है? येस, दे आर सेम सेट। एक ही सेट लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर इसको ऐसे में लिख दूँ 3 1 2, तो भी क्या ये तीनों सेट सेम है? Yes, they are same। लिखो, all 3 are same sets। all 3 are same sets। ये तीनों सेट सेम है। लिख लिया, all 3 are same sets। अच्छा, राइट लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। एक और दूसरी बात लिख लो, अगला नोट लिख लो, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन अ सेट। Elements are not repeated in a set। एलिमेंट्स जो है उनको रिपीट नहीं किया जाता एक सेट के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं रिपीट करते? कोई औचित्य ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है। आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हो। सेट तो सिंपली एक कलेक्शन है। अब आप यूँ बोलो कि भैया 1 2 3, लो भैया 1 2 3, लो भैया 1 2 3। अरे तो क्या पर्पज़ निकला? आप तो बस सिंपली ये बोल देते इसको कि भैया बस 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करने से क्या होगा? आपको तो एक कलेक्शन बनाना था ऑब्जेक्ट्स का, बार बार लिख करके कोई मतलब ही नहीं निकल रहा उसका। तो इसी बात में हमने एक रूल बना दिया कि आप बार बार मत लिखो, एक बार लिख दिया बहुत हो गया। ठीक है,
तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट अ सेट. दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट अ सेट बिकॉज सम एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड. कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते. ठीक है भाई. अब अपन रेडी हैं इस सवाल के लिए, राइट लेटर्स ऑफ वर्ड. तो भाई अगर मैं नॉर्मल आदमी की तरह सोचूं तो दिमाग में आता है कि भाई ए है, एल है, एल है, फिर ए है, फिर क्या है, एच है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डी है. मैं तो ऐसे सोचूंगा. इलाहाबाद में ये सब आता है. पर भैया अभी बताया ना, अभी समझाया कि आप मत लिखो बार बार. ठीक है. तो अब जो लेटर्स का जो सही तरीका है, सेट का सही तरीका है, वो क्या होगा? बोलो गौरव. ए एल, शाबाश शाबाश, है डी. ठीक है, ये आ गया. तो कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर? 5. तो ये अपना सवाल का पहला आंसर, पहला पार्ट का आंसर. ठीक है. हाँ गौरव, अब जो दूसरा पार्ट है बताओ कि इसके कितने सबसेट बना सकते हैं अपन? 2 की पावर 5 है ना, लिख लो. नंबर ऑफ सबसेट्स वुड बी 2 की पावर 5. बहुत सिंपल बात है, अभी समझाया. 2 की पावर n होता है आंसर. ठीक है भाई. तो किसी सेट में अगर मान लो 4 एलिमेंट हैं तो गौरव उसमें अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट बना सकते हैं अपन? 16. ठीक है. ठीक है भाई, अगला टाइटल लिखो. इक्वल सेट्स. भाई आज की सभा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना. नेक्स्ट सन पे अपन स्टार्ट करेंगे इक्वल सेट के साथ. बाय बाय.